अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए सिंपल सा फंडा है इसमें, एक आपको छोटा सा कंसेप्ट भी बता दूंगा इसमें। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला यानी डेल टी बी, डेल टी बी कैसे निकालते हो आप, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, के बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्सेंट ऑफ किसका, सोलवेंट का, एंड अगेन एम इज योर मोलैलिटी। नाउ बिकॉज अब इसको एक सिंपल सा फंडा सोचो, यहां पे देखिए कंसंट्रेशंस दी हुई है सब, यानी मोलैरिटी दी हुई है, मोलैलिटी नहीं मोलैरिटी दी हुई है। नाउ अगर जो सॉल्यूशंस हैं आपके, एक सिंपल सा एक नोट मान लो, एग्जाम्स में आपके काफी काम आएगा, ठीक है। अगर सॉल्यूशंस हैं, गिवन जो सॉल्यूशंस है आर वेरी डाइल्यूट, तो इन सच केसेस हम मोलैरिटी को मोलैलिटी के इक्वल मान लो आप, यानी मोलैलिटी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन बेसिकली, समझ में। तो इसका मतलब मैं जब डेल टी बी करता हूं इक्वल्स टू, यहां पे मैं क्या लिखता हूं, आई इंटू सी, कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिख देता हूं, यानी आई और सी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। के बी क्योंकि यहाँ पे सोलवेंट है, अब क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, तो ये मान लो NaCl को हमने वाटर में डाला होगा, यानी कैसे कर रहे हैं, देखिए H2O का था बॉइलिंग पॉइंट लेट जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब इन्होंने इसमें NaCl डाल दिया इतनी कंसंट्रेशन का, तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ इसके बॉइलिंग पॉइंट में, ये यूरिया डाल दिया तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ, तो वो बेसिकली क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो IC जो प्रोडक्ट है जिसकी ज्यादा होगी वो निकाल दी जाएगी। अगेन पहला देखिए, आई बेसिकली वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकलोगे, जैसे NaCl है, ये ब्रेक कितने में होता है, Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, यानी 1 and 1 2 कंपोनेंट्स में, तो इसके लिए आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। यूरिया ये बेसिकली NaCl तो हो गया डिसोसिएट वाटर में, लेकिन जो यूरिया है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑल्सो डज नॉट डिसोसिएट। अब क्योंकि डज नॉट डिसोसिएट सिंपल एक ही यूनिट में रहेगा, तो इसका हम आई इक्वल टू 1 मान लेते हैं, ये बेसिक फंडा है। ओके, अब इसमें अब निकाल लेते हैं, पहला 10⁻⁻⁴ m NaCl की बात करेंगे, तो यानी 10⁻⁴ इंटू 2 NaCl, आई क्या है 2, आई और सी के देखिए, आई और सी निकालना है सबका 2, अगेन 10⁻⁻⁴ m यूरिया क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴ इंटू 1, अगेन 10⁻³ NaCl क्या हो जाएगा 10⁻³ इंटू 2, इसको आप 10⁻⁴ में ही कन्वर्ट कर दो, तो 10⁻⁴ में कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁴, ठीक है देख रहे हो ये। अगेन 10⁻⁻² NaCl लोगे, तो यानी 10⁻² इंटू 2, या कहूँ तो 200 इंटू 10⁻⁴। तो अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा किसका हो गया, कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, 10⁻² ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ज्यादा है देन 10⁻³ एंड इट इज अगेन ग्रेटर देन 10⁻⁴। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, जो इंक्रीज है इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज। सो इसका मतलब जो 4 है वो सबसे ज्यादा, देन 3 देन 2 एंड सॉरी 4 देन 3 देन 1 एंड देन 2, 1 है ना, समझ में। सो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 4 देन 3 सॉरी ये देन 1 एंड देन 2, समझ में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज योर फाइनल आंसर। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द सोलवेंट, क्या बोला है देखो, एक ये सोलवेंट है लेट जिससे, और इसमें आपने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, ठीक है। तो when a non-volatile solute is added to the solvent, the vapor pressure of the solvent decreases by 10 mm of Hg. The mole fraction of the solute in the solution is 0.2. जो solution है इसका 0.2 है, तो del H जो del P हो रहा है, यानी डिप्रेशन इन जो बेसिकली वेपर प्रेशर हो रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रही है, वो 10 mm Hg हो रहा है। एंड व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज 20 mm Hg। देखिए सिंपल सा फंडा है कि एज पर रॉल्स लॉ, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, रिलेटिव रोलिंग ऑफ प्रेशर होता है,
यानी डेल पी इज इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी नॉट। ओके, तो पी नॉट आपका इनिशियल हो गया प्रेशर, और जो एक्स बी है, लेट क्या होता है, देखिए सॉल्वेंट हो गया सपोज ए सॉल्वेंट, और जो आपका सोल्यूट हो गया वो हो गया बी। ओके, तो यानी मोल फ्रैक्शन एक्स क्या है, एक्स बी बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब देखो, इन्होंने कहा है कि द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बाय 10 mmHg। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट केस में क्या है, जो प्रेशर है 10 mmHg से डिक्रीज हो रहा है जब द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इज 0.2, यानी 0.2। पी नोट तो देखो, पी नोट यहाँ लिख दो, पी नोट तो पी नोट कैंसिल हो जाएगा, कोई नहीं। व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलवेंट इफ द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, देखिए सोलवेंट का पूछा है, अभी सोल्यूट का देख ले, तो अगर डिक्रीज हो रहा है 20 mmHg, तो उस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, लेट जैसे एक्स बी है सोल्यूट है ना, इंटू पी नोट, पी नोट से पी नोट गया, ये mmHg को भी हटा दो है ना, ये हो गया ट्वाइस, एक्स बी क्या हो गया 0.4, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, यानी 1 माइनस 0.4 यानी 0.6। करेक्ट, सो इजी है आंसर, क्या हो गया आपका 0.6 इज योर करेक्ट आंसर। बस सोलवेंट का पूछा था, सोल्यूट का गलती से मत मार्क कर देना। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। कंसिडर a binary solution of two volatile liquid components 1 and 2, x1 and x1 and y1 are the mole fraction of component y1 component 1 in liquid and vapor phase respectively. So basically liquid phase में है and this is for vapor phase. The slope and intercept of linear plot of 1 upon x1 versus 1 upon y1 are given respectively as। अब देखो इसमें एक जब बाइनरी सॉल्यूशन दिया हुआ है, सो फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन जो टू वॉलेटाइल लिक्विड्स है ना, जो इनका वेपर प्रेशर होता है वो बेसिकली रोल्स लॉ को फॉलो करता है ना, वी नो दिस। अब रोल्स लॉ क्या हो गया कि जो P1 है इज इक्वल टू x1 P1 नॉट एंड जो P2 है इज x2 P2 नॉट। दो कंपोनेंट है, ठीक है, x और y, सॉरी x1 और x2, उसके दो कंपोनेंट हो गए। x और y1 बेसिकली लिक्विड और वेपर फेज के हैं, तो इसमें क्या हो गया x1 और x2। जब मैं बात कर रहा हूं टोटल प्रेशर की, P टोटल क्या हो जाता है आपका P1 प्लस P2 विच इज इक्वल टू x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसमें ये टोटल हो गया और x2 क्या हो गया x1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज हमने x2 एज्यूम किया था यहाँ पे, तो 1 माइनस x1 हो गया इंटू P2 नॉट। ठीक है, अब मेरा पूरा का पूरा ये हो गया लिक्विड फेज की बात हो गई। अब एक बार ध्यान रखना, देखो ये जो मेरा था P टोटल इज नाउ फॉर लिक्विड फेज। अब जब मैं y1 की बात कर रहा हूं जो कि मेरा कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन था इन वेपर फेज, वो क्या हो गया y1 इज इक्वल टू जो वेपर प्रेशर है बिकॉज ऑफ y1 है ना, तो यानी P1 क्या हो गया वेपर प्रेशर हो गया बिकॉज ऑफ जो वेपर फेज की, देखो क्या है यार, लिक्विड फेज है और फिर वेपर फेज है, और जो यहाँ पे प्रेशर हो गया वो P1 हो गया है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल क्या हो गया P टोटल। तो जो वेपर फेज है बिकॉज ऑफ वेपर फेज यानी y1, इसका जो मोल फ्रैक्शन हो गया वो क्या हो गया P1 अपॉन P टोटल विच इज इक्वल्स टू x1 P1 नॉट अपॉन P टोटल क्या हो गया x1 P1 नॉट प्लस 1 माइनस x1 P2 नॉट। अब देखो आपको क्या करना है 1 अपॉन x1 और 1 अपॉन y1 में आपको ग्राफ बनाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, समझ में? इसको सो इजी करने के लिए इसको आप रिवर्स कर दो, आप यानी 1 अपॉन y1 इक्वल टू x1 P1 नॉट अपॉन x1 P1 नॉट हो गया, मैं करके डिवाइड भी कर रहा हूँ, और 1 माइनस x1 P2 नॉट डिवाइडेड बाई हो गया आपका 1 माइनस x1, सॉरी माय बैड, ये हो गया आपका 1 x1 P1 था ना, तो x1 P1 नॉट। करेक्ट, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 अपॉन y1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस x P2 नॉट, अब ये हो गया x1 P1 नॉट। ठीक है, तो इसको आगे लिख देते हैं 1 अपॉन y1 इक्वल टू 1 प्लस, अंदर ले लो इसको है ना, तो
P2 नॉट अपॉन x1 P1 नॉट, ये हो गया, माइनस x1 P2 नॉट अपॉन x1 P1 नॉट, x1 सेंस गए तो 1 अपॉन y इक्वल्स टू 1 माइनस P2 नॉट अपॉन P1 नॉट, ये और ये एक साथ लिख दिया, प्लस P2 नॉट अपॉन P1 नॉट इंटू x1। अब देखो ये अगर मैं कंपेयर करूं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, P1 नॉट माइनस P2 नॉट अपॉन P1 नॉट हो गया है ना, तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी, एक्स देखो ग्राफ किस में बन रहा है, 1 अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया, तो c हो गया P1 माइनस, ये हो गया इंटरसेप्ट, और ये क्या हो गया 1 अपॉन P2 अपॉन P1 नॉट इज स्लॉप, ठीक है, P2 अपॉन P1 नॉट क्या हो गया आपका, हो गया स्लॉप। तो इसके अकॉर्डिंग आपका देखो P2 1 अपॉन P नॉट हो गया आपका स्लॉप, तो ये भी स्लोप हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ये तो कट गया, और इंटरसेप्ट क्या हो गया P1 नॉट माइनस P2 नॉट अपॉन, यानी ये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज योर फाइनल आंसर। द ऑब्जर्व्ड एंड नॉर्मल मासेस ऑफ कंपाउंड MX2 आर 65.6 एंड 164। द परसेंटेज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, परसेंटेज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पूछा है ऑफ MX2 इज, ठीक है, परसेंट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ बेसिकली डिसोसिएशन, ये एक ही चीज है ना, यानी बेसिकली अल्फा की वैल्यू पूछी हुई है, करेक्ट, समझ में। अब अल्फा की वैल्यू पूछी हुई है और इसमें क्या हुआ है, ऑब्जर्व्ड एंड नॉर्मल मासेस पूछे हुए हैं, तो इसका मतलब इससे हम क्या निकाल लेंगे, आई, कैसे, अब देखिए इन्होंने कहा है MX2 डिसोशिएट हो रहा है, आयनाइज हो रहा है, कैसी तरह ना, यानी M2 प्लस और लेट जस्ट से 2x नेगेटिव में डिसोशिएट हुआ। इनिशियली अगर मैं इसका 1 मोलर मान लूं, 1 मोल, तो लेट जस्ट से कि अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, तो 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये क्या होगा 2 अल्फा, ठीक है। इस पे अब इसको क्या समझ लेना, अब सबको आई की बात निकालूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दो, 1 प्लस 2 अल्फा, ये कैंसिल हो गया, यानी आई हो गया 1 प्लस 2 अल्फा। इस फॉर्मूले से आप अल्फा निकाल सकते हो। अब आई कैसे निकलेगा, आई निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, क्या हो जाता है, आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, और नॉर्मल और ऑब्जर्व क्या दिया हुआ है, नॉर्मल है आपका 164 डिवाइड बाय 65.6, करेक्ट, इक्वल टू कर दूं इसमें, इसको इससे इक्वल कर देता हूं, तो यानी ये अगर यहां पे मैं इक्वल करके कर दूं 164 अपॉन 65.6, ठीक है, सो 2 अल्फा इज इक्वल टू 164 अपॉन 65.6 माइनस 1, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल जब आप इसको निकालोगे ना, तो इसमें अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.75, ठीक है। अब अल्फा इज अगर 0.75, तो परसेंटेज डिसोसिएशन कैसे हो जाएगा 75%, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है, तो इसका मतलब 75 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। कंसीडर द गिवन प्लॉट्स ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर विच इज इन केल्विन, which among the following option is correct graphical representation showing del TF, यानी चेंज जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है बेसिकली, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली, है ना, ऑफ सोलवेंट, है ना, डिप्रेशन क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट में, हमेशा सोलवेंट का होता है, यह ध्यान रखना इन अ सॉल्यूशन ग्राफिकल। ये तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन हो गया। देखिए जब भी आप मैं आपको हल्का से एक आइडिया देता हूँ, देखो ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। आप ये सोचो वेपर प्रेशर टेम्परेचर, एक मेरा सॉलिड है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, देखिए ये सॉलिड के लिए है, सॉलिड या फिर फ्रोजन सॉल्वेंट, ये सॉलिड है या फिर फ्रोजन सॉल्वेंट बोल सकते हो, उसके बीच में बेसिकली वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, या यू कह दूं तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो वीकर होती जा रही है, और एक ऐसा पॉइंट होता है जब वो अब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ फ्रॉम नाउ ऑन इसका ग्राफ का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे चेंज हो जाता है नाउ, बट स्टिल जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। नाउ दिस इज फॉर, ध्यान से देखना, प्योर सोलवेंट, सोलवेंट के लिए, सोलवेंट वाटर भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन जैसे सोलवेंट में आपने कोई दूसरा वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, सोल्यूट बना के मतलब कुछ ऐड कर दिया सोल्यूट, तो क्या होता है हमेशा आपको देखोगे तो उसमें डिक्रीज हो जाता है इस तरह से,
कुछ और। अब ये डिपेंडिंग कितना डिक्रीज हो गया डिपेंड्स ऑन योर सोल्यूट जो कि आप ऐड कर रहे हो। सपोज एक्स सोल्यूट डाला तो ये आ गया, वाई सोल्यूट डालोगे तो ये भी ग्राफ बन सकता है ना। तो डिपेंड्स अपॉन एक ही लाइन दिखाता हूँ। तो ये क्या है बेसिकली सोल्यूट, ये वाली लाइन, ये वाली तो प्योर सोलवेंट, ये होगी सोल्यूट प्लस सोलवेंट जिसको आप बोलते हो सॉल्यूशन, है ना। समझ में। नाउ एट दिस जो ये पॉइंट होता है ये क्या होता है आपका TF, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो गौर से, अब जैसे सोल्यूट डाला ये वाला पॉइंट यहां आ गया, अब ये हो गया TF1 इनिशियली, ये हो गया TF2 बाद में। तो जो डेल TF है यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो गया TF1 माइनस TF2। जो एक्चुअल में आप पढ़ते हो डिप्रेशन वो ये वाली डिस्टेंस है ना, डेल T, ये वाला डेल T, ठीक है। यानी अब इसके अकॉर्डिंग आपको उसमें ऑप्शन देख लो, सॉल्यूशन का हमेशा कम ही ग्राफ नीचे बनेगा सोलवेंट से, देख लो। अब सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, इसमें सोलवेंट नीचे है, अब इसको एक्सटेंड कर दो ना, ऐसे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। सॉल्यूशन ऊपर दिख रहा है सोलवेंट तो ये कट गया, इसमें सॉल्यूशन दिख रहा है सोलवेंट, वैसे भी ये तो अजीब से ग्राफ बना दिया ना, ये भी कट गया। इसमें सोलवेंट ऊपर है सॉल्यूशन नीचे, दिस इज करेक्ट। यहाँ पे सॉल्यूशन ऊपर सोल्यूट नीचे, दिस इज इनकरेक्ट। बस इट इज एज सिंपल एज दैट, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है इज योर फाइनल आंसर। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ सोलवेंट, freezing point depression constant of a solvent 50 gram of which contain 1 gram non-volatile solute and the decrease in freezing point is 0.40। okay, देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा। देखिए एक फंडा क्या होता है, जैसे आपको कोई सोलवेंट है, लेट जस्ट से वाटर ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। सोलवेंट है एक, उसमें उसका कुछ फ्रीजिंग पॉइंट है, जैसे वाटर है तो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो। जब भी इसमें आप कोई भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हो तो क्या हो जाता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है नाउ इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जो डिक्रीज को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कितना डिक्रीज हुआ। लेट जैसे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा था, अब मतलब हाइपोथेटिकली मे बी 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया 3 डिग्री, है ना। समझ में, ये कंसेप्ट हो गया ना। इस पे इसका जो फॉर्मूला है कि आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। ये क्या हो गया, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बता चुका हूं, ये क्या हो गया फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ओके, जो कि इसमें पूछा हुआ है। एंड स्मॉल m क्या है आपकी मोलैलिटी, करेक्ट। इन्होंने कहा द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.40 केल्विन, यानी डेल TF क्या हो गया 0.4, करेक्ट, इक्वल्स टू KF आपको निकालना है, इनटू मोलैलिटी क्या हो गया 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट, यानी 1 मोलर मास कितना दिया है इसका 256, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना। ये तो मोलैलिटी निकल है ना, तो 1 डिवाइड बाई 256 डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, यानी कितना हो गया 50 ग्राम था तो 50 ग्राम है इंटू 10⁻³ या ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कर दो, किलोग्राम में कर दिया बेसिकली, करेक्ट। तो इसको जब आप सोल्व करते हो तो KF क्या हो जाएगा 5.12 kg पर मोल, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था गाइस, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है NaCl इज एडेड टू द आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेजेंट इन द आइसक्रीम बॉक्स टू प्रिवेंट द मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। फिर है ऑन एडिशन ऑफ NaCl टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए व्हेनेवर एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जब आप ऐड करते हो, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो किसी भी सॉल्वेंट में, जैसे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट हो गया जैसे NaCl, किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हो जैसे वाटर का ले लेते हैं, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका, ऑफ सॉल्वेंट, ना कि सॉल्यूशन, ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। समझ में, ये क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बेसिकली। तो मतलब जैसे वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे ही अब इसमें NaCl डाल दोगे वाटर में, तो जो आपकी NaCl
और ब्राइन बनेगी बेसिकली। NaCl का पानी, सॉल्टी वाटर जिसे ब्राइन बोलते हो, उसका टेम्परेचर लेट जस्ट से कि डिक्रीज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा फिर इसका डिक्रीज हो गया फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट जस्ट एज्यूम, मतलब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो था अभी, वो और हीट अभी एब्जॉर्ब कर सकती है ना, और ठंडी हो सकती है -10, तो ब्राइन हो गया। समझ में आया? तो अगर पहला स्टेटमेंट देखते हो, NaCl इज एडिड टू द आइस, आपने देखिए वैसे भी गाइस, अगर गलियों में आपके जो कॉलोनीज में पहले क्या, या अभी भी जो आइसक्रीम वाले लेके आते हैं आइसक्रीम बॉक्स में, आपने देखा होगा वे क्या करते हैं, ये एक कंटेनर होता है जिसमें आइसक्रीम रखते हैं, और उसके पास में इधर ये एक आउटर कवरिंग होती है जिसमें बेसिकली आइसक्रीम, जिसमें आइस होती है, और आइस में वे नमक यानी सॉल्ट, NaCl, नमक को कूट कूट के डाल देते हैं बहुत ज़्यादा। समझ में आया? उसमें क्या हो जाता है कि देखिए, जो जब आप सॉल्ट ऐड करते हो तो आइस का बेसिकली टेम्परेचर इज इन ठंडा नहीं हो जाता, आइस जो है वो कोल्ड नहीं करती, जो आइस के साथ मिलके जो NaCl ब्राइन ठंडी हो जाती है ना, ब्राइन थोड़ा बन जाता है, वो और हीट एब्जॉर्ब करने लगते हैं। ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कर दिया था हमने कि और ठंडा हो जाएगा ताकि जो आइसक्रीम है वो ठंडी रहे। तो इससे क्या हो गया, NaCl is added to ice at present in the ice cream box to prevent the melting of ice cream. This is correct statement. On addition of NaCl to ice at 0 degree centigrade, there is a depression in freezing point. This is again correct statement. Depression in freezing point का हो गया, यानी both statement 1 and statement 2 are correct. If A2B is 30% ionized in an aqueous solution, then the value of Van't Hoff factor I is. देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको चाहता हूं कि मैं दो मेथड से बताऊं, ठीक है। एक तो है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला से निकाल देते हो, और एक थोड़ा सा समझने वाला जिससे आपको मेथड समझ में आए। पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से बता देता हूं, क्योंकि जिन बच्चों को जल्दी है वो जल्दी देख के अपना हट जाए, और जिनको थोड़ा समझना है प्रोसेस वो आपका कंटिन्यू रखें। पहले आपको मैं छोटे मेथड से बता देता हूँ, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला। A2B है, कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा, ये कैसे डिसोसिएट होगा, 2A प्लस B नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें I का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस Y माइनस 1 इंटू एल्फा। Y क्या होता है, ये जो टोटल नंबर ऑफ आयन्स हैं इसके, ठीक है। एल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाउ 30% इन्होंने डिसोसिएट करने कहा, तो यानी एल्फा कितना हो जाएगा 0.3, ये तो ईजी है। I इक्वल्स टू 1 प्लस, टोटल आयन्स कितने हैं 2 प्लस 1 3, और कितने हैं 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 प्लस 2 इंटू 0.3 यानी 1 प्लस 0.6 यानी 1.6, जो आपका I हो जाएगा 1.6 यानी 10 पावर माइनस 1 में तो 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, यानी जो 16 हो जाएगा फाइनल आंसर है। सही, ये तो हो गया। वैसे एक थोड़ा सा समझाने वाला मेथड आपको और बता देता हूं। तो मैंने आपको बताया A2B 2A प्लस प्लस B नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब लेट जस्ट अज्यूम कि अगर इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा होता तो 1 मोल ऑफ जो A2B है वो टोटल 3 आयंस दे रहे हैं, यानी 2 तो A प्लस एंड 1 B नेगेटिव। समझ में? तो टोटल 3 उस तरह से। अब लेट जस्ट से कि इनिशियली जो ये इसके मोल थे 1 थे, तो ए अभी 0 0। अब क्योंकि 30% डिसोसिएशन हुआ, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वही डिवाइड बाय 3 यानी 100 यानी 0.3, तो ये 30% डिसोसिएट, यानी अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता तो 1 माइनस 1 या 2 प्लस 1 हो जाता, लेकिन 30% डिसोसिएशन हुआ है तो यानी 1 माइनस 0.3, इसमें 2 इंटू 0.3 हो जाएगा, यानी क्योंकि 2 है यहाँ 1 है तो 1 इंटू 0.3, यानी ये 0.7, ये 0.6 एंड ये 0.3। समझ में? अब जब आप एट टाइम टी जब ये डिसोशिएट हो गया, इस मोमेंट पे टोटल मोल्स अगर निकालने हैं कितने हुए, जो अनडिसोसिएटेड मोल्स हैं जो अभी डिसोशिएट नहीं हुए, प्लस डिसोसिएटेड मोल्स, अनडिसोसिएटेड डिसोसिएटेड। अनडिसोसिएटेड क्या है, ये वाले रह गए जो डिसोसिएट नहीं हुए 0.7, डिसोसिएट क्या हो गई ये 0.6 प्लस 0.3 यानी 1.6 हो गया। समझ में? ठीक है। अब जब आप वेंट ऑफ फैक्टर आई की बात कर रहे हो तो वेंट ऑफ फैक्टर आई का मतलब क्या है,
टोटल पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, इसी वजह से हमने टोटल मोल्स निकाले थे, ये टोटल मोल्स या टोटल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल फॉर्मूला यूनिट्स, ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन। टोटल पार्टिकल्स कितने 1.6, इनिशियली कितने थे 1, यानी 1.6, इट इज योर वेंट ऑफ फैक्टर यानी आई। अगेन 1.6 को आप 16 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हो यानी 16, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अगेन 1.24 ग्राम ऑफ AX2 मोलर मास दिया हुआ इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन विद बॉइलिंग पॉइंट जिसका, while 24.4 gram of AY2 इसका मोलर मास दिया 2 ग्राम ऑफ वाटर कंस्टिट्यूट सॉल्यूशन विद द बॉइलिंग आउट दिस, ठीक है। सो बेसिकली देखिए दो हैं आपके, ये हो गया AX2 सोल्यूट एंड दिस इज आपका AY2 सोल्यूट। इन दोनों की डिफरेंट 1.2 ग्राम दिया हुआ है, ये दे दिया आपका 225.4 ग्राम, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राम उनके सबके दिए हुए हैं। और ये AX2 आर कंप्लीटली अनाइज्ड, फुल्ली अनाइज्ड, ये पूछा हुआ है। देखिए जब आपको डेल टीबी की वैल्यू, इसमें बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, इससे बॉइलिंग पॉइंट से समझ में आना चाहिए कि आपको डेल टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से कुछ रिलेशन होगा इसका, ठीक है। देखिए डेल टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। आई क्या हो गया आपका वेंट हॉफ्स कांस्टेंट, वेंट हॉफ्स फैक्टर, एंड वेंट हॉफ्स फैक्टर अगर आई आपकी वैल्यू पता है तो वेदर ये अनआयनाइज्ड होगा, फुल्ली आयनाइज्ड होगा, क्या होगा, आयनाइजेशन बेसिकली इस वेंट हॉफ फैक्टर से आप निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, इन सब के केसेस में वेंट हॉफ फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, तो मैं अगर निकालूं पहले AX2 की, ठीक है, तो डेल टीबी क्या है 100.0156, ठीक है। अब इसमें सोचो कि AX2 है इज डिजोल्व 1 kg ऑफ वाटर, तो डेल टीबी कैसे निकालोगे, इसमें से 100.0156 ये एलिवेशन करके इतना आ गया, कितना होता है वाटर का वैसे ये, तो यानी अगर कितना 0.0156 ये क्या हो गया डेल टीबी है ना, तो 0.0156 इक्वल्स टू आई इंटू के बी कितना दिया हुआ है इज ऑफ वाटर, देखिए के बी हमेशा सॉल्वेंट का होगा है ना, 0.52 इंटू मोलैलिटी कैसे निकालोगे, मास डिवाइड बाई आपका जो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, यानी कितना दिया हुआ है इसका 1.24, ठीक है। तो 1.24 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो जो मोलर मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है इसका पहले का 124 और पर केजी ऑफ सोल्वेंट यानी 1 kg लिख दूं तो दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया ना, मोलैलिटी निकाली है तो आपने बस इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आई की वैल्यू इससे आ जाएगी आपकी 3। सिमिलरली ये गाइज आपको समझ में आ गया ना, आपको देखिए मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्वेंट इन केजी, ठीक है। अगर ये ग्राम होगा तो मैं 1000 से डिवाइड करूँ, केजी में दिया तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं थी, तो आई इक्वल्स टू 3 हो गया। सिमिलरली जब AY2 की वैल्यू निकालोगे आप, तो डेल टीबी जैसे ये निकाला था डेल टीबी, तो इसमें डेल टीबी निकालो, इसका टेम्परेचर कितना है, ये 100.0260 माइनस 100 कर दो, तो ये क्या हो गया 0.0260 भी लिख लेते हैं, डेल टीबी की वैल्यू ये हो गई इक्वल्स टू आई इंटू 0.52, तो सेम रहेगा, डिवाइड बाई मोलैलिटी कितना हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 25.4 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 250 पर केजी ऑफ सोलवेंट, यानी ये हो गया 2, ठीक है, पर केजी है, 2 kg है ना पर, तो ये 2 हो गया। और आई की वैल्यू हो गई, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो इसमें 1 आ जाएगी, सॉरी अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगी, बेसिकली ये आती है 0.984 जिसको आप अप्रोक्स लगभग 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, आई इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि जब भी कोई आई इक्वल्स टू 1 है तो उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी जो आपका सोल्यूट है रिमेन सेम, डिड नॉट डिसोसिएट, जैसे हम ये कहते हैं ना कि देखिए ये हो गया AX2 और ये AY2, जैसे हम आपके ऑर्गेनिक सोलवेंट सोल्यूट हो गए, ठीक है, इस टाइप के होते हैं कि जो कि डिड नॉट डिसोसिएट या नॉन आयोनिक कुछ हो गया तो उसका हम आई इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं, समझिए, जैसे यूरिया वगैरह हो गया। और आई जैसे NaCl है, ये ब्रेक हुआ
Na प्लस और Cl नेगेटिव, दो आयंस में, तो I इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है, अब Ca हाइड्रोक्साइड ट्वाइस मान लूँ, ये कैसे होगा, Ca2 प्लस एंड 2 OH नेगेटिव, तो 2 + 1 यानी 3, इसका इक्वल्स टू 3 हो गया। समझ में? तो इसी से अकॉर्डिंग से आपको अगर ये समझ में आया कि AX2 का मतलब क्या हो गया, इसका सेम, तो I इक्वल्स टू 3 का मतलब वो है इट डिसोसिएटेड कंप्लीटली A प्लस और 2X नेगेटिव में। समझ में? कंप्लीटली आयनाइजेशन हो गया, बेसिकली कंप्लीट आयनाइजेशन हो गया इन 3 पार्ट्स। और I इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हो गया, इट डिड नॉट, इट वाज अनआयनाइज्ड या नो आयनाइजेशन टुक प्लेस। ऑप्शन देखो, AX2 एंड AY2 बोथ आर कंप्लीटली अनआयनाइज्ड, गलत। X2 एंड AY2 बोथ आर फुल्ली आयनाइज्ड, गलत। X2 इज कंप्लीटली आयनाइज्ड, AX2, while AY2 इज फुल्ली आयोनाइज्ड, ये अनआयोनाइज्ड लिखा है और ये आयोनाइज्ड, ये उल्टा लिखा है। AX2 इज फुल्ली आयोनाइज्ड एंड AY2 इज कंप्लीटली अनआयोनाइज्ड। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। बस ये I की वैल्यू से आपको पता लग गया, एंड ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर।